तो आज का कहानी है बड़े घर की बेटी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी ज़माने में बड़े साहिब ए सरवत थे। पुरता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेम उल बदन एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो ना था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी के लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निप्स से जायदाद वकीलों और नर्ज की, और अब उसकी सालाना आमदनी 1000 से जायद ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकांत सिंह था। उसके एक मुजत ए दराज की जानकारी के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकांत उसके बिल्कुल मुश्चात थे। इन जहरीली खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हुरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हकों ने उसके सीने की खुदासी, कंठ की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हर्षद अब अपना वक्त एक फुर्सत तीब के मुताबिक के सिर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज़्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे में अक्सर खलल की खुशगवार पैमहम सुनाई दे दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वेदों से बहुत खत और किताब करती थी। श्रीकांत इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरात के बहुत मुद्दत न थे, बल्कि इनके बरअक्स वो अक्सर बड़ी सदोमत से अपनी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वह बड़े जोश से रामलीले और शरीक होते और खुद हर रोज़ कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं को जात से गौरीपुर में रामलीला के वजूद हुआ। पुराने रस्म और रिवाज का उन्हें ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन ख़ानदान के वह ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुस्बे के साथ मिलजुल कर रहने में वह बहसत होती थी। उसे वह मुल्क और कौम के लिए फलेवाद ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से ना देखती थी। बाज शरीफ जादियाँ तो उन्हें अपना दुश्मन समझती। खुद उनकी बीवी उनके इस मसले पर अक्सर ज़ोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि इसका ख्याल था कि अगर गम खाने की तरह देने पर भी कुनबे के साथ निभा ना हो सके तो आए दिन ही तकरार की ज़िंदगी तकसल करने की बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे ख़ानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत में तलुकादार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दी फौज सिपाही, फिंटन बहालियाँ, शिकारी कुत्ते, बाज बहरी सिकरे, जरे, फर्श, फिरोज, शीशा, आलात, असनेरी, मिनिस्ट्री और कर्ज, जो एक मुजल्लल तुर्किदाल के लवाजिम हैं जो उसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फरार दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत में खूबी लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और 7 जिंदा रही। अपने बराबर या ऊंचे ख़ानदान में उसकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर अब 15-20 हज़ार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट गए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों में से ज़्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे की तरह उसके माँ बाप भी ज़्यादा प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े पास और पीस में थे कि उनकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज के बोझ बढ़े और ना ही मंजूर
था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज़ सारी कांट उसके मिलने पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके तौर और तारीख पर रीझ गए। घी स्थान कर जायजे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने लिए नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीकों की वह बचपन से आदी थी उसका यहाँ वजूद न था। हाथी घोड़ा का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बाहली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी मगर यहाँ बाग कहाँ। मकान की खिड़कियाँ अब तक थी ही न, जमीन पर फर्श न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा दलकनी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तबलियों को अपने तय इस कदर मानूस बना लिया गोया कि तल्लुकात कभी देखे ही नहीं। एक रोज़ दोपहर का वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियों लिए हुए आए और भवास से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगा है। आनंदी खाना पकाकर उसे मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफायत शिकारी का सबक अभी अच्छी तरह से ना पढ़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बहादुर सिंह खाने बैठे तो दाल में घी ना था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी लाया था, इस कदर जल्दी उठ गया। आनंदी, अभी तो पाव भर था, वो गोश्त मैंने गोश्त में ही डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जलती से जल उठती है उसी तरह भूख से बवाला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह के भावाज की ये जवाब दराजी बहुत बड़ी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मौके में तो चाहे घी की नदी बहा दो। औरत गालियाँ सह सकती है, मार सह सकती है, मगर मौके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मारा तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है मैं तालू से जवान खींच लूँ। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सूख हो गया। बोली, वो होते तो आज इनका मज़ा चखा देते। अब नौजवान उखड़ ठाकुर से जब न हो सका। उनकी बीबी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उसके हाथ साफ कर लिया करता। खड़ाको उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमाम पर बोली हो उसी भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ में खड़ाको रोकी, सर बच गया मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से से मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जरा जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शोहरत की बात जात से है। उसे शोहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून की घूंट पी रह गई। श्रीकंठ सिंह हर संभा को अपने मकान पर लाया करते थे। जुमेरात का वे वाक़िया था। 2 दिन तक आनंदी ने कुछ ना खाया पिया। उनकी राह देखती रही। आखिर संभा को हंस में ही मालूम शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकद्दमार की तस्वीरें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिला तकरीब 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इत्तिजारब की आलम की काटे। बारे खाने के वक्त आया, पंचायत उठी, तब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिए कि जवान संभाल कर बातचीत किया करें वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने सिपाही दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं है कि मर्दों से मुंह लगाएं। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम लोग कोई कुर्मी कुम्हार नहीं हैं। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उछल पड़े।
मौके में सामने हमें लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकांत खा पी कर आनंदी के पास गए। वे अभी भरी बैठी थी और ये हसरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी से पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकांत बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुर्राहट के मारे बदन से पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ। श्रीकांत, इस कदर तेज क्यों होती हो? क्या बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत में खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाकों से मारकर यूं ना अकड़ता फिरता, बेटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकांत, आखिर तुम कैफियत का बखान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा, घी पाव भर से भी ज़्यादा था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी के मौके में भरा बुरा कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बोले कि वहाँ इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाकों फेंक कर मारी। अगर हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा सच है या झूठ। श्रीकांत की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक नौबत आ पहुँची है? ये लौंडे तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसी औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उसकी पलकों में रहता था। औरत के आंसू मर्द के गुस्से को रोगन का काम करते हैं। श्रीकांत के मिजाज में तहम्मुम बहुत था। उन्होंने शायद कभी गुस्सा आया ही ना था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब के काम किया था। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरे होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा विवाह इस घर में ना होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुल्मे जवान में निकालने के लिए श्रीकांत सिंह ने अपने कोई हम जोलियों को बहरा आड़े हाथों में लिया है। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बात कहता है तो मजाकिया उड़ाते और कहते, तुम बीबियों का गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय तुम खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुस्तकना खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने से यह कह रहा था, दादा, अब मेरा निगाह इस घर में ना होगा। नशे की जवाब उसी वक्त तक चलती थी जब तक वो इश्क के कश्मीरों से बेखबर रहता था। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इश्क रुख्तत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकांत, इसीलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल रहता है। आपके घर में अब हर धर्मी का बर्ताव होता है। जिसको बड़ों का अदब होना चाहिए वो घर में सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों को खड़ाऊँ और जूते का बौछार होता है। कड़ी बात तक मुजाकिया नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक कि मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकांत हमेशा उसका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर ला जवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा, तुम अक्लमंद होकर भी ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती है। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकांत, मैं जानता हूँ आपकी दुआ से ऐसा अहमद नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव में कोई खानदानों में मैंने अपनी अफादों से बचा लिया है, मगर जिस औरत की इज्जत और बुरों का मैं ईश्वर का दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी घबराए। ये कुकर ज़्यादा ना सुन सके, बोले,
लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकांत लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव औरतों के पीछे? श्रीकांत जी नहीं। उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमी करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के तैयार न थे कि लाल बिहारी की कोई गुस्ताखी या बेरहमी बाहुज हो आई। इसी अन्ना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतें ने जब सुना कि श्रीकांत बीबी के पीछे बाप से आमादा ये जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन के सिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूखें तड़पने लगी। कुछ ऐसी हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि के दिल जलते थे। श्रीकांत बाप से दबता था, इसीलिए वो खातावार है। उसके इतना इल्म हासिल किया कि वे इसकी खाता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे की बहुत प्यार करते थे। ये बुरी बात है कि वो बिला उसकी सलाह का कोई काम नहीं करते। ये उसकी हिमायत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आई। हुक्का पीने के बहाने से कोई लगन की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हिजरत फूले न समाते। उसने दिल ने ये फैसला कर लिया कि उन्हें खुश ना होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना भी जब्र हो। यकायक लहजा तकरीर नर्म कर बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ और जो जी में आए वो करो। अब तो लड़के से खाता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झुझलाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को ना समझा। अपने डेविडिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अलमी मुसाहिदों की किताब पेज पर वाहिब ना था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब के पहलू बदला था वहाँ तक उसकी निगाह न पहुँची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप बेटा तुम अक्लमंद हो गए हो। अक्लमंद आदमी गंवारों की तरह पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ़ कर दो। बेटा उसकी ये हरकत मैं हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकूँगा। या तो वही घर में रहेगा या मैं रहूँगा। को अगर उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए। मैं अपना बोझ अपने आप उठा लूँगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए जहाँ जाए चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी हिम्मत ना थी कि श्रीकांत के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले, पान खा ले। अपने बाप का तो इतना पास लिहाज ना करता था। श्रीकांत को भी उसे दिली मोहब्बत था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे को घुघड़ा तक ना था। जब इलाहाबाद में आते तो ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने 1.5वें जवान का नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह आज तक ऐसे जिदकर दोस्त पाते लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा न आया। वो फुट फुट कर रोने लगा। उसमें कोई शक नहीं था कि वो अपने फैल पर अब नादीम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसने दिल हर दम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे क्या बोलूँगा, मेरी आंखों के सामने कैसी उठेगी। उसने समझा था कि भाई मुझे बुलाकर समझा देगा। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजात पाता था। वो जाहिल था, मगर उनका दिल
कहता था कि भैया मेरे साथ जयजती कर रहे हैं। अगर श्रीकांत उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें करते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे इतना मलाल ना होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत करता हूँ, लाल बिहारी से ना सहा गया। वह रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी, जिससे कोई ये ना समझा कि वो रोता था। तब आनंदी देवी की दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने ये फैसला लिया है कि मेरे साथ घर में ना रहेंगे। अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है उससे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पे खड़ा था, उसी वक्त श्रीकांत भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत की आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, गोया उसकी सोए से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शोहर से की, मगर अब दिल से पछता रही थी। वो तब अननेक औरत थी और उसके ख्याल में ना थी कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगी। वो दिल ही दिल में अपने शोहर के ऊपर झुला रही थी। और इस कदर गर्म क्यों हो रहे हो, ये खौफ कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने के लिए ना कहने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी। उनके चेहरे में ये जिद किए हुए थे। इसी हालात में जब उन्होंने लाल बिहारी को दरवाजे में खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ खता हुई है माफ़ करना, तो उसका सहा गुस्सा अब पानी हो गया था जो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं है। श्रीकांत को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत, मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जवान तो आग लगे। मैंने कहाँ से वो झगड़ा उठाया? श्रीकांत, मैं नहीं बुलाने का जाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गालिनी आ गई है, ऐसे ना हो कहीं चल दे। श्रीकांत ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कह के लौटा पड़ा और तेजी से बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से बाहर निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों के आंसू भर कर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने का काबिल नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि भैया का दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है, तब तक मैं इस घर में हरगिज ना रुकूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर का सौगंध खा के कह सकती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में कोई जरा सा भी मैल नहीं है। अब श्रीकांत की दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले से लगा लिया और दोनों भाई खूब फुट-फुट कर रोए। लाल बिहारी ने ससकते हुए कहा, भैया, आप कभी ना कहना कि मैं तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सज़ा आप दोगे मैं खुशी से कबूल कर लूँगा। श्रीकांत कांपती आवाज़ में बोला, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातें का कभी मौका ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहा था। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना देती है। गांव में जो जिससे ये वाकया सुना, उन अल्फाज में आनंदी का फिजायती की दाग थी। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बड़े घर की बेटी कहानी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा नेक्स्ट स्टोरी क्या सुनना पसंद करोगे आप लोग। और हाँ, थोड़ी सी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, कोई अच्छी सी स्टोरी लेकर आएंगे आप लोगों के साथ। लेते हैं आप लोगों से विदा।